हेलो, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है 17 फरवरी से। तो आप लोग आशा होगा बहुत ही खुश होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे एग्ज़ाम को लेकर के। और आप लोग का प्रिपरेशन पूरा हो गया होगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में याद रखना होगा, ठीक है। और केवल आप लोग ये मत देखिए कि हम क्वेश्चंस का आंसर दे दें तो हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा। आप लोग को बहुत कुछ ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्लीट रिवीजन। मतलब आज का जो सेशन है थोड़ा बड़ा होने वाला है सेशन, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये सेशन अगर आप लोग कंप्लीट पूरा देख लेते हैं तो पूरा आपको 10th क्लास का जितना भी मैथ्स में आप लोग पढ़ाई किए हो सारा लगभग रिवीजन हो जाएगा। मतलब जितने भी फार्मूलाज हैं उसमें से अधिकांशतः फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में कौन कौन से बातों को ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप लोग को ओएमआर शीट एक मिलेगा, ठीक है। तो ओएमआर शीट को भरते समय जो 15 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग सारे ओएमआर शीट को बढ़िया से भर लीजिए। जो निर्देश रहता है उस निर्देश को बढ़िया से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि बाबू ओएमआर शीट में ना थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है अगर भरने में तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। ओएमआर शीट कोई व्यक्ति नहीं जांचेगा, हम नहीं जांचते हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं जांचेगा, वो मशीन के द्वारा जांच होता है। तो अगर आपको बाई मिस्टेक रोल नंबर रोल कोड तो भरा आएगा, वहाँ पे आप लोग को वहाँ पे जो कलर करने का होता है ना वो विशेष ध्यान रखना होगा। गोला को कलर करते समय जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट में ऑप्शन है ए बी सी डी। अब इसमें से जो सही है उसको सही से आप लोग कलर करिएगा। एक बार में एक ही ऑप्शन सही होता है एक क्वेश्चन के लिए, और एक ही को कलर भी करना है आपको। अगर बाय द वे इसको अगर आप गलत करके और फिर आप सोचते हो कि हम इसको कलर कर दें तो आपके क्वेश्चंस को गलत माना जाएगा, ठीक है। रोल नंबर रोल कोड पे विशेष ध्यान देना है। रोल नंबर में जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ होता है उसमें शायद लिखा हुआ आएगा, अगर लिखा हुआ है तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। और रोल नंबर के सामने 1 के सामने कलर करना होगा तो 1 के सामने हम कलर कर देंगे। 2 के सामने कलर करना होगा 2 के सामने कलर करेंगे। 3 के सामने कलर करेंगे, 4 के सामने कलर करेंगे, 5 के सामने कलर करेंगे। तो ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना होगा। और आप लोग बनाने से पहले मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वैसे आप लोग फटाफट क्या करेंगे कि फटाफट खोलेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। ओएमआर शीट का ध्यान नहीं। लेकिन बाबू जब तक आपका कॉपी नहीं जांच होगा सही से तब तक आपका रिजल्ट कैसे बढ़िया आएगा, आप टॉपर कैसे बनोगे। तो आप लोग को सबसे पहले ओएमआर शीट को बढ़िया से भर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको 85 क्वेश्चंस का जवाब देना है। वो 50 क्वेश्चंस को आप टिक आउट कर लोगे, अपने मन में सोच लोगे, हल्का सा मार्क कर लोगे, प्रत्येक क्वेश्चन में चिन्हित कर दोगे थोड़ा सा, और उसमें 50 क्वेश्चन को फटाफट चिन्हित कर लोगे कि ये क्वेश्चन हमको करना है। और फिर गिन करके 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और ध्यान रहे 50 से ज़्यादा भी अगर आपको देने का इच्छा है तो शुरू का 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन के जगह पे 60 बना दिए और शुरू में आपको 50 में से 5 क्वेश्चन गलती हो गया। अब बाद के 50 से 60 वाले सवाल में आपका 10 में से 5 को सही हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर दीजिए जो प्रश्न को हम कंफर्म रूप से जानते हैं, 100% हम लोग श्योर हैं कि हम इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपका बेवजह का मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो मैं आज के सेशंस में आप लोग को रिवीजन कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो इस सेशंस को अगर आप कंप्लीट ढंग से देख लेते हैं, अगर वीडियो को स्पीड करके, अच्छा स्पीड तो ठीक ही ठाक रहेगा लेकिन फिर भी अगर स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिए, और फास्ट रहे तो उसको स्लो कर लीजिए। और जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद मैं अपने चैनल पे यानी कि लेट्स थिंक बाय जितेंद्र सर, जो चैनल आप पे देख रहे हो, जो चैनल यूज कर रहे हो, उस चैनल पे मैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा दूंगा। मैंने 1 से लेकर 100 तक जितना भी है ना, दोनों शिफ्ट का मैं आंसर तैयार करूंगा। आप लोग आकर के आंसर मिला सकते हो, ठीक है। अगर अभी नहीं तो हो सकता है एग्जाम के बाद मिलाओ, डोंट माइंड, जो भी रहे, जो आपको अच्छा लगे वो करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के सेशंस में। तो इंपॉर्टेंट क्लास जो होने वाला है कंप्लीट रिवीजन का, उस सेशंस में करीब 30 से 35 क्वेश्चंस करेंगे, और उस क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन को क्या करेंगे, फार्मूला को रिमाइंड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या पर आधारित। तो वास्तविक संख्या पर आधारित है बाबू। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, मॉडल पेपर का ही है, बस आप लोग को रिवीजन का जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। क्या करें, सिद्ध करें। तो देखिए, सिद्ध करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे क्वेश्चन सबसे पहले पहचानने के लिए देगा कि कैसे रूट 2 कैसा संख्या है, अपरिमेय है। रूट 3 कैसा संख्या है, अपरिमेय है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय है। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए 1.412, ठीक है, 4141 441 4441 44441 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा संख्या। तो देखिए बाबू, एक के बाद 2 हो गया, 2 के बाद एक के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया। अब आगे अगर ऐसा पैटर्न हो जिसमें एक ही अंक को बार बार आगे एक एक बढ़ाते जाए, तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। 1.25 क्या है, तो ये परिमेय है, क्योंकि इसको हम बाद में बटा के रूप में लिख सकते हैं, और बटा के रूप में लिखेंगे यानी परिमेय होगा। और 1.51 है, 51 है, 51 है, 51 है, 51 है। तो देखिए, एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करें तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। मतलब अगर शांत वाला वेराइटी और अशांत वाला वेराइटी दोनों आ जाए तो दोनों का दोनों परिमेय संख्या में जाएगा, ठीक है। तो आशा यहाँ से 1 नंबर आप लोग प्राप्त करोगे इस सेशन से, यहाँ वाले से, कि परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। 2 क्वेश्चन देता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसे भी दे देगा √16/25, √64/9 और √16 दे देगा यहाँ पे 4 नहीं 1, यहाँ पे दे देगा मान लीजिए 81 दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा √3/4, और कहेगा इसमें से कौन अलग है। तो देखिए बाबू, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, 64 का 8 निकलेगा, 9 का 3 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा। तो ये सब परिमेय है, लेकिन ये वाला क्या है, अपरिमेय। तो कौन अलग है, ये वाला अलग क्वेश्चन है। ऐसा भी सवाल पूछेगा, और ये बात ध्यान रहे, एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो आप लोग रूट देख करके मत ये कर लेना कि रूट में है तो सब अपरिमेय होगा, नहीं। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वैसा संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या पढ़े थे अपने क्लास में, कि इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि 3 प्लस, और जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा सब 2-2 नंबर का सवाल होगा। माना कि 3 प्लस √5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जहाँ तो परिमेय संख्या है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस √5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 3 प्लस √5 बराबर p/q है, तो इसलिए √5 बराबर कितना होगा, p/q -3। तो √5 बराबर कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए q, तो p -3q होगा। एलसीएम q लीजिएगा तो p -3q होगा ना। अब ये वाला क्या है, तो चूंकि p तथा q पूर्णांक है, पहले से ही हम लोग माने हैं p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अब बाबू पूर्णांक है तो q पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक के नीचे में हमेशा एक छिपल रहता है, 3/1 पूर्णांक होगा, 4/1 पूर्णांक होगा, ठीक है। जितना भी नंबर है सबके नीचे में 1 रहेगा तो वो पूर्णांक होगा। ऐसा मत बोलना कि 8/2 तो सर पूर्णांक है, लेकिन यहाँ नीचे में 2 है, तो इसको काटने के बाद बोलेंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो 3q भी पूर्णांक होगा। एक मतलब है कि वाला पूर्णांक आएगा, ये वाला भी पूर्णांक है, और पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या आएगा। यानी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि √5 जो है, ठीक है, √5 जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि √5 जो है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये भी क्लास में आप लोग किए होंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p तथा q पूर्णांक है, और चूंकि √5 क्या है, अपरिमेय, तो जब पूर्णांक है तो ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक होगा, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा,
परिमेय संख्या होगा। तो क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो नहीं होगा। हम बगल में लिख देंगे असंभव, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? असंभव लिखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ऐसा असंभव क्यों आया, ऐसा असंभव क्यों आया? अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि कौन सा क्वेश्चन था? तो 3 + √5, 3 + √5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। ऐसा मानना हमारा गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + √5 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया बाबू। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। और मैंने जो एनालिसिस किया यानी कि क्वेश्चन का जो ऑपरेशन किया, ठीक है, ऑपरेशन में चीरफाड़ जो क्वेश्चन का हुआ वो कितना आया? तो उससे आपका 2 नंबर आएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने ये देखा कि परिमेय को कैसे पहचानोगे, अपरिमेय कैसे पहचानोगे, और यहाँ से 2 नंबर आया कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता। हमारा मानना गलत है कि परिमेय है, इसलिए ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा मैं फास्ट रहने वाला हूँ, कारण ये है कि आप लोग सारा पढ़ाई कर चुके हो और रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि 4x² - 3 का शून्यक बताएं। क्या बताना है? शून्यक बताएं। देखिए बाबू, ये तो अभी हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में सिंपल क्वेश्चन दे देगा 3x - 2 का शून्यक बताएं। तो इतना बराबर क्या करेंगे? 9 क्लास का सवाल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूछ सकता है कितना बराबर 0? तो 3x बराबर 2, x बराबर कितना? 2/3। और पता है ना शून्य क्या होता है? शून्य एक ऐसा मान होता है जिसके लिए समीकरण का मान 0 बन जाए। तो यहाँ से शून्य कितना आया? 2/3 इस समीकरण के लिए। लेकिन हमारे पास समीकरण कौन सा है? तो हमारे पास समीकरण है 4x² - 3 बराबर 0। तो इतना बराबर 0, तो माइनस में 3 है तो कहाँ जाएगा? प्लस में। तो x² बराबर 3/4, 4 गुना में तो भागा में, और x बराबर √3/4 प्लस माइनस। तो क्या हम लोग लिखेंगे? 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, और बगल में प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, यानी x का आंसर आ गया एगो √3/2, एगो आंसर आ गया -√3/2। ये आंसर हो गया, ठीक है। 4x² का शून्यक निकालना है, इतना बराबर 0 कर दिए, 4x² 3 हो गया, x² 3/4 हो गया, x बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में गया, रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों होता है। तो 3 का वर्गमूल √3 हो गया, मैंने 3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, तो एगो प्लस आंसर हो गया, एगो माइनस आंसर हो गया। क्लियर? तो x ये वाला सवाल हो गया। पूछेगा शून्य क्या है? तो शून्य एक ऐसा मान होता है जिसके लिए समीकरण का मान 0 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल है सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को कल के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सवाल है 5x + 2y = k और 10x + 4y = 3। कह रहा बाबू ना कि इसका अनंत हल है, अनंत हल है, अनंत हल है। तो k का मान बताइए। तो इसको मैं बताने से पहले आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ पहले का जो टॉपिक जो आप लोग पढ़े होंगे। a1x + b1y + c1 बराबर 0 होता था, 2 4 वाला रैखिक समीकरण। a2x + b2y + c2 बराबर 0। बाबू जब हम a1/a2 निकालते हैं और b1/b2 के जब बराबर हो जाता है, जब बराबर नहीं होता है, तो ऐसे समीकरण का कितना हल होता है? एक हल। पूछेगा कि ऐसे समीकरण का कितना हल होगा? a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 को, तो एक हल। एक हल वाला को क्या बोलेंगे? अद्वितीय भी बोलते हैं हम लोग। और a1/a2 अगर बराबर हो जाता है b1/b2 के और c1/c2 के, तो ऐसे कंडीशन में कितना हल होता है? अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो अनगिनत हल हो गया। और a1/a2 अगर बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण का एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होगा। बाबू ये दोनों को याद रखिएगा, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं?
संगत, और इसको क्या बोलेंगे, असंगत। तो ये तीनों को ध्यान रखना होगा। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो एक हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनगिनत हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चंस को बनाना शुरू करें तो कह रहा है कि अनंत हल है। ठीक है, अनंत हल है, तो बनाने के लिए हम लोग 2 नंबर में पहले क्या लिखेंगे, a1 बराबर 5, b1 बराबर 2 कॉमा देके और c1 बराबर -k ये वाला। ठीक है, a2 बराबर 10, b2 बराबर 4 और c2 बराबर कितना, -3। इधर में आएगा ना, तो हम लोग a1/a2 निकालेंगे, कितना आ गया 5/10 बराबर 1/2। b1/b2 निकालेंगे 2/4 1/2 और c1/c2 कितना है बाबू, -k/-3 तक, माइनस माइनस कट गया k/3। अब यहाँ पे चूंकि कितना हल है, अनंत हल है। आप लोग कॉपी में जब भी लिखोगे ना तो इस तरीके से, अगर कॉपी रहेगा ना तो आप लोग इस तरीके से लिखते जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अनंत हल है, तो अनंत हल है तो हम क्या बोलेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2, c1/c2 कितना है k/3। तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो हम k/3 को भी बराबर करेंगे, तो 1/2 बराबर k/3। तो तिरछा तिरछे गुना करिए तो 2k बराबर कितना आ गया 3, तो k बराबर कितना आ गया बाबू 3/2। ये आंसर आ गया। घेरना नहीं है एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे घेर रहे तो आप लोग भी साफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो k बराबर कितना 3/2 आ गया। तो ये समीकरण है अनंत हल के लिए। अगर यहाँ पे कहा जाता है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल में a1/a2 यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है बाबू कि p का मान निकालना है। ठीक है, 4x + py + 8 बराबर 0 है और 2x + 2y + 2 बराबर 0 है। ठीक है, ये है, और यहाँ से कह रहा है p का मान निकालिए कब, जब अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो क्या बताना है, p का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से p का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने तरीका बताया कि अद्वितीय हल के लिए, कौन से हल के लिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोला जाता है बाबू जेकर एक हल हो, जिसका एक हल हो, यानी कि दैट इक्वेशन विच हैज ओनली वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अद्वितीय। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, और a1 कितना है बाबू 4 है, a2 कितना है 2 है, बराबर नहीं होगा p/ कितना के 2 के। तिरछा तिरछे गुना करिए, 2 में p से तो 2p बराबर नहीं होगा, 4 दूनी कितना के 8 के, तो यहाँ से p बराबर नहीं होना चाहिए, 2 गुना में तो भागा में काट दीजिए, कितना आ गया 4, यानी आंसर आएगा कि p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है p है, b2 कितना है 2 है, तो तिरछा तिरछे गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p में 2 से तो 2p हो गया, 4 में 2 से तो 8 हो गया, p बराबर नहीं होगा 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में, यानी कितना आ गया 4, यानी p इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे आपको ऐसा भी कह सकता है कि एक भी हल ना हो, तो एक भी हल ना होने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं लेंगे। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट सवाल है बाबू, लिखा हुआ है px² - 5x + q बराबर 0 के मूलों का योग देले है। देखिए देले है मूलों का योग, मूलों का योग, और देले है बराबर में मूलों का गुणनफल, मतलब मूलों का योग और गुणनफल दोनों बराबर देले है। ठीक है, कितना देले है 10 देले है, तो बताना है कि p का मान कितना होगा, q का मान कितना होगा।
देखिए क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं कि ये समीकरण देले है द्विघात समीकरण, जेकर घात 2 होता है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर देले हो, कितना देले है 10 देले है। पी का मान निकालना है और क्यू का मान भी निकालना है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। पी और क्यू का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों देले है। मूलों का योग हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो देखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान कितना देले है 10, और माइनस बी का वैल्यू कितना है -5, तो -5 बटे ए का मान कितना पी, कितना बराबर 10, माइनस माइनस प्लस 5 बटे पी बराबर 10। एक नीचे 1 है, तिरछा तिरछे गुना करो, 10 में पी से तो 10 पी और 5 में 1 से तो 5, पी बराबर 5 बटे 10, काट दो 1/2 आ गया, यानी पी का मान कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना देले है 10, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे, और सी बटे बराबर 10, और सी का मान कितना है रे बाबू क्यू है, और ए का मान कितना है पी है, ठीक है। इतना बराबर कितना 10, और पी का मान 1/2 ना, तो क्यू बटा 1/2 बराबर 10, और 2 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपरे, तो 2q बराबर 10, तो q बराबर 10/2 कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पे आ गया है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं p बराबर 1/2 और q बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। मूलों का योग और गुणनफल दोनों बराबर दे लेता, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बराबर 10 है, और माइनस बी बाई ए समीकरण से हम लोग बैठा दिए इतना बराबर 10, तिरछा तिरछे गुना किए, p बराबर 1/2 आ गया, ठीक है, और q बराबर कितना आ गया 5 आ गया। नेक्स्ट सवाल, देखिए सब डिफरेंट टाइप के सवाल मिल रहे हैं आप लोग के। अगला सवाल है कि 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य निकालना है। क्या बताना है? मूल बताएं, मूल बताएं। तो देखो बाबू, इसको तो गुणनखंड से भी हम लोग बना सकते हैं और पूर्ण वर्ग द्वारा भी हल कर सकते हैं। 3 तरीका है बनाने का, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग द्वारा हल करे वाला विधि से, और एक होता है द्विघात समीकरण वाला प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण से बनाएंगे। रूट वाला जब भी क्वेश्चन आए और एग्जाम हॉल में कुछ ना लिखा रहे, खाली के लिखा हुआ रहे कि हल करें, तो आप डायरेक्ट द्विघात सूत्र लगाओगे, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिखेंगे, और a बराबर 2 है, b बराबर -2√2 है, और c बराबर 1 है। तो यहाँ से हम लोग विवेचक निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac होता है विवेचक का फॉर्मूला। b का वैल्यू कितना है -2√2 का होल स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू 2, और c का वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट कट जाता है बाबू। देखो 2√2 गुना 2√2 करोगे ना, तो 2 दूना 4, और 2 दूना 4, मैंने बाहर बाहर गुना होगा, अंदर अंदर गुना होगा, तो 4 और 2 4 का वर्गमूल कितना 2, 4 दूनी 8, यानी 8 - 4 दूनी 8 कितना आ गया 0। तो विवेचक का मान 0 आ गया छोटू, ठीक है। विवेचक का मान 0 आ गया, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर, याद रखिएगा ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है -b प्लस -√d/2a। और इस फॉर्मूला को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलेगा कि किस नाम से जाना जाता है, तो बोलिएगा श्रीधराचार्य विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीधराचार्य विधि, क्योंकि उन्होंने ही इस फॉर्मूला को दिया, ठीक है। तो -b का वैल्यू कितना, माइनस फॉर्मूला का b का वैल्यू -2√2 प्लस -√d, का वैल्यू कितना है बाबू 0 है, बटा 2 × a का मान कितना है 2। तो अगर इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2√2, और 0 का वर्गमूल 0 आएगा, 0 जुटे चाहे घटे कोई फर्क नहीं, मतलब इसका कोई काम नहीं है। 0 का वर्गमूल 0 होगा, जुटे घटे कोई फर्क नहीं। और नीचे में आ गया 2 दूना कितना 4, तो 2 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो √2/2 आंसर आ गया, यानी x का आंसर आ गया √2/2। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2/2 का वर्गमूल, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ऐसे ही कट गया, यानी 1/√2, ये आंसर आ गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ऑप्शन दे देगा x का मान क्या होगा, तो 1/√2 ये वाला ऑप्शन में नहीं देगा, ये वाला ऑप्शन में देगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का तो सवाल है, ये है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, फिक्स नहीं है कि 2 ही नंबर में ही पूछेगा ये सवाल। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है बाबू 21, 18, 15 ... का कौन सा पद
कौन सा पद कितना है, 81 है। कौन सा पद 81 नहीं, -81 है, घट रहा ना। तो कौन सा पद इसका -81 है, तो मान लेंगे हम लोग। आंसर कैसे तैयार करेंगे, तो लिखेंगे माना कि nवां पद इसका 81 है। सबसे पहले ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना है 21 है, और डी का मान सार्वंतर 18 - 21, 18 - 21 कितना आ गया -3। अब माना कि nवां पद -81, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि tn बराबर दे ले है कितना -81, और tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी, इतना बराबर कितना -81, और a का मान देखिए कितना है 21 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, और d का वैल्यू कितना -3, इतना बराबर -81। तो अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 21 प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, तो n-1 इंटू -3 -81 और -21, प्लस में तो माइनस में, तो n-1 इंटू -3 और -81 और -21, माइनस प्लस लेके 3 माइनस, और 1 1 2 8 2 कितना 10, तो इसलिए n-1 बराबर -102, और -3 गुना में तो भागा में जाएगा, काट दो इसको, माइनस कट गया, और 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, यानी 34 बार में, तो n-1 बराबर 34, तो इसलिए n बराबर एक माइनस में तो प्लस में गया, कितना आ गया 35, यानी लिखेंगे 35वां पद, 35वां पद कितना है -81 है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एपी का फॉर्मूला है। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या चीज़ देखा, वास्तविक संख्या का भी क्वेश्चन देख लिए, द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन देख लिए, एपी का भी क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए, और दो चर वाला रैखिक समीकरण का भी देख लिए। अगला सवाल है आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन लिखल है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। देखिए एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ, और कह रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी एफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ई एफ बराबर दे ले है, ई एफ बराबर कितना है 15.4 सेंटीमीटर, तो बताइए कि बी सी बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए बाबू, इसका हम कल के वीडियोज में जो अपलोड किए थे ना, आज सुबह में अपलोड किए थे जो वीडियो, वहाँ पे इस ऐसे का हम कैसे बनाते हैं वो एक थ्योरम बताए थे। तो देखो इसका क्षेत्रफल 64 है, इसका क्षेत्रफल 121 है, और दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है तो हम क्या बोलेंगे कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए आर मैंने एरिया के कर ए बी सी बटे ए आर ट्राइंगल कौन सा डी ई एफ इतना बराबर कितना, तो ए बी सी बटे डी एफ, ए बी सी का मान कितना, ए बी सी का संगत भुजा लेंगे ना, तो भुजा में कौन दे ले ई एफ दे ले, तो ई एफ तो इसका है, और बी सी हमको निकालना है, तो ऐसा करो बी सी लिखेंगे, ऊपर में त्रिभुज ए बी सी है तो ऊपर में त्रिभुज ए बी सी का भुजा लेंगे बटा डी एफ में कौन होगा, दिया हुआ कौन है ई एफ ना, तो ई एफ इतना का क्या करेंगे होल स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। अब एरिया ए बी सी का मान कितना है बाबू 64 है, और डी ई एफ का मान कितना है 121 है, सॉरी 121 होगा। बी सी का मान नहीं पता, छोड़ देंगे। ई एफ का मान कितना है हमारे पास 15.4 है, 15.4 है ना, हाँ 15.4 है। तो ऐसा करिए, एक होल स्क्वायर भी तो होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे 15.4, 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 121 का कितना आएगा 11, बी सी बटे 15.4, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्या आएगा तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने पे, तो बी सी में 11 से तो 11 बी सी, और 15.4 में 8 से तो 8 गुना 15.4, तो बी सी बराबर कितना 8 गुना 15.4 बटे 11, काट दो इसको, 8 गुना 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, मतलब 1.4, कितना बार में कट जाएगा देख लो बाबू। 11 में 14 से गुना करोगे तो 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 1, 4 4 1 5 1, 154 आया ना, और पॉइंट एक अंक के बीच में बैठेगा। तो अब बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 8 चौके देखो 8 निकाला 112, या पॉइंट कहाँ बैठेगा यहाँ पे, इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। मतलब क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्गों का अनुपात, ये थ्योरम लगा देंगे। अगर यहाँ पे ई एफ के जगह पर ई वाला देता, ई भुजा यानी कि डी ई दे देता,
तो हम लेते हैं AB। अगर E वाला भुजा देता तो हम E वाला लेते हैं। मतलब जो वाला भुजा इस त्रिभुज का लेना है वही वाला भुजा इस त्रिभुज का भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का भी क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका सारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम नज़दीक है, आप लोग साल भर पढ़ाई किए हो, क्वेश्चन बहुत हल्का आने वाला है। जो मैं आज बता रहा हूँ ना उससे भी हल्का आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, बस ऑल इज वेल करना है, सारा सही रहेगा, ठीक है। अब अगला सवाल है, देख लीजिए, कह रहा है 11 नंबर एक सवाल है किताब में कि A का एक पॉइंट दिले है 2, 3, B का एक पॉइंट दिले है कितना 4K, और एक पॉइंट दिले है कितना C का, तथा एक पॉइंट C है और C कितना है 6 - 3। कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, तो K का मान बताइए। तो कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है तो K का मान बताइए। देखिए नियामक ज्यामिति का सवाल है, कौन सा सवाल है, नियामक ज्यामिति। तो कहीं ना कहीं सारे चैप्टर का सवाल आ रहा है, तो हम थोड़ा नियामक ज्यामिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को बता देते हैं, और जो बताएंगे यकीन करिए वही सवाल आने वाला है आप लोग को। एक्स अक्ष याद रखिएगा, एक्स अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, भुज के नाम से। वाई अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, कोटि के नाम से। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब बाबू एक्स अक्ष से जब दूर जाओगे ना, एक्स अक्ष से दूर जाओगे तो याद रखना केकर मान मिलता है, वाई का, और वाई अक्ष से जब दूर जाओगे तो केकर मान मिलता है, एक्स का। अगर पूछेगा एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का पॉइंट पूछेगा, एक्स अक्ष पर कोई कहेगा कि बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर रहेगा ना बाबू, तो एक्स रहेगा, लेकिन वाई कितना रहेगा 0। अगर पूछेगा तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु कितना होगा, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है लेकिन वाई का मान होता है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स का मान रहेगा लेकिन वाई 0 रहेगा। वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स का मान 0 होगा लेकिन वाई होगा। हमेशा पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष से दूर जाने पे वाई का मान, वाई अक्ष से दूर जाने पे एक्स का मान। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो एक्स 0 बोलेंगे, वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो 0 वाई बोलेंगे। क्लियर हुआ। एक और भी क्वेश्चन इससे ये आता है बाबू, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कहेगा मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, कहेगा मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो याद रखिएगा दूरी होता है √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, तो √x² प्लस y²। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दूरी सूत्र। क्या याद रखना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है बाबू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुतों बारी सवाल पूछा है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, और मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो √x² प्लस y²। विभाजन सूत्र पूछेगा ना बाबू, विभाजन सूत्र पूछेगा तो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 का, जब अंतः विभाजन हो, और y के लिए ये हो गया किसका फॉर्मूला, x का, और y के लिए होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। किसके लिए, तो ये दोनों फॉर्मूला है अंतः विभाजन के लिए। अब बहिष विभाजन में प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में यहाँ m1 और m2 की जगह पे m दे देगा, n दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, m n देगा तो m n लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, एक ये है कि संरेख है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, संरेख है, तो डेल्टा बराबर 0 होगा। लिखेंगे कि चूंकि आंसर तैयार करते समय क्वेश्चन में लिखले रहेगा ए बी तथा सी संरेख है, संरेख है मैंने एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर रहेगा तो हम संरेख कहेंगे। तो बताना है किस चीज का मान, हमको के का मान बताना है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। ये वाला सवाल जरूर कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, संरेख है तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना, तो याद रखिएगा 0 होगा, जिसको हम डेल्टा से भी लिखते हैं, डेल्टा बराबर 0। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि किसी नियामक ज्यामिति में 3 बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सिंपल बोलेंगे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। एक सेकंड, चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग जानते होंगे 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना बराबर क्या होगा 0। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसका तरीका बताए थे कि 1 2 3 लिखिए, 1 को इन्हें से भगाइए तो 2 3 1 होगा, 2 को भगाइएगा तो 3 1 2 होगा। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 x y y x y y x y y, ठीक है। और 1/2 रहेगा, माइनस 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 रहेगा, सब जगह प्लस 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 रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे याद होता है तो बेहतर है याद करिए, नहीं याद होता है भाई तो ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहिए, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ याद हो जाएगा। ट्रिक कुछ समय के लिए होता है, 1/2 0 में चला जाएगा और कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। 1/2 उधर चला जाएगा, x1 का मान कितना होगा बाबू 2 होगा, इसको हम भगा दे रहे हैं 0 में तो x1 का मान 2, y2 कौन होगा k होगा, y3 कौन होगा -3 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो ना बाबू माइनस है फॉर्मूला का, y3 का मान कितना है -3 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। x2 का मान कितना 4, y3 कितना -3, y1 कितना 3 प्लस x3 कितना, तो x3 का मान है 6, x3 का मान कितना है 6, और y1 का मान कितना है 3, y2 कितना है k, और इतना बराबर है 0। 1/2 को हम भगा दिए 0 में, 2 में k से तो 2k, 2 में 3 से तो 6, -3 -6 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ -6 आएगा, ये प्लस है तो गुना करोगे तो माइनस आएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 3 में 6 से तो 18 और 6 में -k से तो -6k, इतना बराबर 0। अब देखो बाबू k वाला कौन कौन है, ये है 2k में से 6k गया -4k, और 18 6 24 और 24 में से 24 जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया 24, 24 - 24 बराबर 0, यानी कि -4k बराबर 24 तो कट जाएगा, इतना बराबर 0 होगा, यानी k बराबर क्या आ जाएगा 0। तो k का मान 0 आ गया, k का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो हम यही आंसर लिखेंगे। समझ में आया बात। तो तीनों बिंदु संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। कभी कभी किताब में 1/2 नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ना, क्योंकि 1/2 आगे जाके क्या बन जाता है 0 बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज वाला हो ही गया है, आप लोग का नियामक ज्यामिति वाला हो ही गया है। सिंपल, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, 2 नंबर में आसान सवाल है कि कौन से दे देगा कितना 3/4, तो कहेगा बताइए किस चीज़ का मान, साइन ए कितना होगा और क्या चीज़ का मान tan ए कितना होगा। तो सिंपल है ना बाबू, कॉस ए बराबर है 3/4, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, b बराबर 3 h बराबर 4। कभी कभी k लिख करके बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3k और 4k भी लिख सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर यार। तो यहाँ से p बराबर क्या होगा √h² माइनस b²। h कितना है बाबू, h यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, और b कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 - 3 का स्क्वायर 9, यानी √7। देखो हम जो ऐसे बनाते हैं ना, आप लोग कोशिश करना ऐसे बनाने का कॉपी में, ठीक है, बढ़िया रहेगा। या एक लाइन अगर ऐसे लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है रे बाबू, p/h, अब p का मान कितना √7, h का मान कितना 4। tan ए का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, p/b, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो देखो वो सब चीज़ ना हटा दो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो पंडित जी सब भूल जाओगे आप लोग। p का मान कितना √7, सॉरी हाँ ठीक है √7, अब b का मान कितना 3। हमें लगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें क्या। तो देखिए 2 नंबर का सवाल कितना इजी आ रहा क्वेश्चन आप लोग को, तो बहुत इजी सवाल रहेगा। अगला सवाल, हाँ इस टाइप का सवाल कर ही लिए हम लोग। अब एक क्वेश्चन ये है त्रिकोणमिति का कि sin 3a बराबर cos a - 26। तो इसका हम एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, आप लोग के पास कंप्लीट वीडियो गया होगा नोटिफिकेशन में, तो त्रिकोणमिति के नाम से होगा। तो इसका मान a का मान निकालना है, बाकी सब भूल जाओ क्या कह रहा है, बस सीधा a का मान निकालना है। तो आंसर कैसे तैयार करेंगे, साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, कैसे, cos 90 - 3 है, बताए थे ना, sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा।
त्रिकोणमिति में बहुत फार्मूला है, लेकिन सब इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए क्लियर हो जाएगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखें, देख लीजिए ना, साइन 3a को लिखें कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कॉस a माइनस कितना 26। कॉस कॉस दोनों तरफ है ना बाबू, तो कॉस कॉस चल बसा, मतलब खत्म हो गया। a को इधर ले आइए, ठीक है, माइनस 3a, a इधर आएगा, इतना बराबर माइनस 26 और 90 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, माइनस 3a माइनस a माइनस 4a और माइनस 26 माइनस 90, 9 2 11 माइनस 116, ठीक है। तो ये बराबर कितना रे बाबू, माइनस 116 बटे माइनस 4, उड़ा दीजिए इसको, 4 दूनी 8 माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, इसलिए बराबर आ गया 29 डिग्री। ये आंसर हो गया क्लियर। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम लोग पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा तो चाय कॉफ़ी लेके बैठेंगे, ठीक है, चाय कॉफ़ी लेकर के बैठे रहेंगे, आराम से चुस्की मारते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, या तो फिर कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बस क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है। सोलो लगे फास्ट कर लीजिए यूट्यूब से, फास्ट लगे सोलो कर लीजिए, सब ऑप्शन तो हम लोग के पास उपलब्ध है। एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है tan, बहुत बार ये भी सवाल आया, 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ठीक है, और एक सवाल है tan इसी में है 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इतना बराबर कितना 1। तो हम लोग LHS से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ठीक है। tan 48 और 42 देखिए जोड़े, 48 और 42 कितना होता है 90। अब बताए थे कि जो 90 आ जाए और एक साथ रखिए, तो tan 48 और tan 42 को एक साथ रख दिए, फिर क्या tan 23 डिग्री और देखिए 67 डिग्री, हमेशा क्वेश्चन में जोड़ा देले रहेगा, ठीक है। tan 48 को बाबू 48 रह देंगे और tan 42 को हम चेंज कर देंगे कॉट में, tan को चेंज करेंगे कॉट में और 42 चेंज हो जाएगा 48 में। काहे ऐसे हो गया सर, तो बाबू जिन दो कोनों को जोड़े पे 90 डिग्री हो जाए और हमें tan चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है tan में। फिर tan 23 को tan 23 रहने देंगे, 23 को 23 रहने देंगे और tan को चेंज कर देंगे कॉट में और 67 को चेंज करेंगे 23 में। काहे, क्योंकि 67 और 23 90 आता है, 42 और 48 भी 90 आता है, tan चेंज हो गया कॉट में। अगर यहाँ साइन रहता तो यहाँ हम कॉस लिखते हैं, कॉस रहता तो साइन लिखते हैं, सेक रहता तो कॉसेक लिखते हैं, समझ गए। अभी दोनों को गुना करने पर बाबू tan थीटा और कॉट थीटा, जब थीटा बराबर हो जाता है तो दोनों को गुना करने पर कितना आता है 1, और ये वाला भी कितना 1, तो LHS बराबर 1 गुना 1 1, और कितने के बराबर आ गया RHS के प्रूफ हो गया। तो 2 नंबर का सवाल एकदम हलवा टाइप का सवाल है ना, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल है इसका, त्रिज्यखंड वाला सवाल है एक, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें। देखो क्या निकालना है हमको, त्रिज्यखंड का हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिज्या कितना दिले है, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप बताएं अगर त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो देखो बाबू, त्रिज्यखंड वाला में आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र और दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो त्रिज्यखंड का कोण होता है। तो हमको चाप की लंबाई बताना है, त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब एकर मान बताना है। तो देखो आंसर निकालते समय हमको त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या देले है क्वेश्चन में कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना डिग्री देले है 60 डिग्री देले है, हमको ये वाला लंबाई चाहिए, मतलब त्रिज्यखंड का क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। तो हम सिंपल लिख देंगे कि इसलिए त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बाबू, 2 पाई r थीटा बटा कितना डिग्री 360। और अगर क्षेत्रफल कहेगा इसका तो क्षेत्रफल कहता तो हम लिख देते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। कहता लघु वृत्तखंड निकालिए तो क्या लगाते हैं r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है 6 है, थीटा कितना डिग्री दे ले बाबू 60 डिग्री, बटा में कितना लेंगे यहाँ पे 360। देखो 6 छके 36, यहाँ पे 2 हो गया, पाई 22 बटे 7 होता है, आर का मान 6 दे ले है, थीटा का मान 60 दे ले है और बटा में 360, 6 छके 36 360, ये दोनों मिल के काट देगा, 22 दूनी
44, 44 बटे कितना 7, और जो आएगा वो कच्ची में आएगा, सेंटीमीटर में भागा दे दो, 7 छके 42 पॉइंट, देखो ना 7 से 44 में भागा दोगे तो 6 बार में 42 आ गया ना, 2 आएगा 0.0, 7 दूनी 14, तो लगभग 6 पॉइंट कितना सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात और इसमें थोड़ा सा और ऐड होगा। देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप में ये वाला तो होवे करेगा, प्लस में ये दोनों भी तो होगा रे बबुआ, देखो यहाँ पे ये दोनों, ये वाला और ये वाला, तो एक में हम 2r जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 2r जोड़ेंगे, तो 2r जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना r का मान कितना है 6 है, तो 6 दूना कितना जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 6 दूना यहाँ पे जुट जाएगा कितना 12, ठीक है, 6 दूना 12 जुटेगा, और 42 में 7 से भागा दीजिएगा तो 6.2 आएगा, प्लस 12 तो 12 6 कितना 18.2 सेंटीमीटर। ये सब ध्यान देना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का परिमाप में ई वाला भी होगा, और एक फार्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, और ई वाला त्रिज्या भी तो दोनों होगा, तो 2r जोड़ दिए, बाकी कैलकुलेशन कर दिया, 18.2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल किस टाइप का है, तो देखिए लगभग आपका रिवीजन का काम कर रहा। प्रायिकता वाला सवाल पूछता है बाबू, हम थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में बता देते हैं, एकदम हल्का चीज़ है। प्रायिकता में याद रखिएगा कभी भी प्रायिकता का मान यानी P, प्रायिकता को हम कैसे लिखेंगे P से, P का मान हमेशा याद रखिएगा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, कभी भी प्रायिकता का मान 100% से ज़्यादा नहीं होगा, और याद रखिएगा प्रायिकता में 100% कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। जैसे क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में ऐसे लिखेगा, ए ऑप्शन 1.1, बी ऑप्शन 0.5, सी ऑप्शन 0.24, डी ऑप्शन लिखेगा 0.35, कहेगा कौन प्रायिकता नहीं होगा, ये बात ध्यान से समझना। तो 1.1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक सवाल और है, तो बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन समय को भी ख्याल रखना है, ठीक है। और कौन सा सवाल आ सकता है, देखिए एक द्विघात बहुपद बनाने वाला सवाल आता है, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाने वाला सवाल आता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का। तो कह रहा है, एक सवाल है कि अगर अल्फा प्लस बीटा देले है, अल्फा प्लस बीटा देले है कितना 8, और अल्फा गुना बीटा देले है 12, तो कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए। क्या बताना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या लिखा है बाबू यहाँ पे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, और इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो गए होंगे, तो केवल ये 8 से 10 ही क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया, और मैं अपना बेहतर देने का हमेशा प्रयास किया हूँ। बाकी अब कल फाइनल एग्ज़ाम है, तो एकदम पैसेंस बनाए रखना है, आपा नहीं खोना है, डरना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में कि डर लग रहा है। आप लोग को मैं समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम लाइफ का पहला एग्ज़ाम है ना ये आप लोग का 10th क्लास का, यहाँ से बुनियाद शुरू होता है। तो एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट पहले पहुँचिए, पानी है तो पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए एग्ज़ाम हॉल में जा कर के, और एकदम जैसे नॉर्मल आप लोग क्लासरूम में टेस्ट वगैरह दिए हैं वैसे टेस्ट दीजिए, बाकी सारा कुछ सही होगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट, एंड आई होप यू गॉट 100% सक्सेसफुल रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करवा दीजिए किसी से अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, और कल हम एनालिसिस में मिलेंगे ज़रूर हम लोग। 100 क्वेश्चंस का जो शिफ्ट भी है ना, वो दोनों क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करवाऊंगा, मतलब सारा का आंसर मैं तैयार करके यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूंगा इफ़ आई हैव टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम होगा तो ज़रूर हम उसको भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।